हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम अपने हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि उनको थोड़ा डाउट है चैप्टर के नाम को लेके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इस डाउट को थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे बच्चे कि अभी जो 2020 का जो सेशन में जो नया बुक बना है उसमें जो आपके चैप्टर का नाम है वो है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है बच्चे, आपका जो पहले की जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसका सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को कंबाइंड करके ये चैप्टर को बनाया गया है। मैंने जो पिछले जो वीडियो डाले हुए हैं आप उनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, उनके टॉपिक्स वही हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं। प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बच्चे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे है हमारा रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है, मतलब कि जो पीपल जो रहते थे रॉक में, गुफाओं में जो रहते थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स भी की थी, तो उनसे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, आइए। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, एमपी और दक्षिणी यूपी है ना, सदर्न यूपी की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो इस तरीके के जो पेंटिंग्स हैं हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं। रॉक पेंटिंग्स हमें मिले हैं एमपी मध्य प्रदेश से और सदर्न यूपी से। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे और भी पेंटिंग्स मिले हैं। ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश और सदर्न यूपी का। ठीक है, यहाँ पे हमें रॉक पेंटिंग्स मिली है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे वहाँ पे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स भी की है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब सर्च किया, जब वो ढूंढ रहे थे, तो उनको वहाँ पे उनके दीवालों पे, गुफाओं की दीवालों पे उन्हें पेंटिंग्स मिली है जिनमें कि जानवरों की पेंटिंग्स की गई है। ठीक है, बहुत ही स्किल के साथ की गई है। ठीक है बच्चे, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। अब यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हेयर। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मेनी थिंग्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। ठीक है, आइए कुरनूल गुफा, आइए पहले हम एक बार मैप की तरफ चलते हैं, मैप देखते हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये है आपका मैप और ये है आपका कुरनूल केव्स। देख रहे हैं आप, यहाँ से जो है ऐश, जो है ना राख प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिस्टों को यहाँ से राख मिली है। ठीक है, मतलब कि ज़रूर वहाँ कुछ ना कुछ जलाया गया होगा तभी वहाँ पर राख मिली है ना। तो यहाँ से राख प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों को आग का नॉलेज था, उन्हें फायर का नॉलेज था, उन्हें पता था कि आग का यूज़ कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग, मतलब कि जो अर्ली पीपल थे, जिनको कि आदि मानव भी कहा जाता है, लोग आग जलाना सीख गए थे, है ना। जब अगर वहाँ पर राख के आपको अवशेष मिले हैं, राख मिले हैं, तो इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ जलाया गया होगा तभी उसका राख मिला है। आग का इस्तेमाल कई प्रकार से किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। अब जो आग है उसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया होगा उन लोगों ने, तो रोशनी के लिए ना, प्रकाश के लिए, लाइट के लिए, अपना जो वो मांस, जो जानवरों को वो लोग हंटिंग करते थे, जो जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे जिनका, उनके मांस को पकाने के लिए,
और जो खतरनाक जानवर होते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए, उन जानवरों को दूर भगाने के लिए भी ये लोग आग का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, देखते हैं आइए इसमें क्या है। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from the two Greek words paleo meaning old and lithos meaning stone. ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, जिस टाइम के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, आप जिस टाइम के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है? पैलियोलिथिक पीरियड नाम दिया है। ठीक है, और ये जो वर्ड है, ये पैलियोलिथिक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसमें कि पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब कि जो पुराने स्टोन, जो पाषाण काल ना, पूरा पाषाण काल बोलते हैं, मतलब कि जो पुराने स्टोन पीरियड्स थे, स्टोन पीरियड्स। ठीक है, तो इसके बारे में, तो इसका नाम उन्होंने दिया है पैलियोलिथिक पीरियड, आर्कियोलॉजिस्ट ने। ठीक है, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उस समय के बहुत सारे जो स्टोन के टूल्स मिले हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये नाम उन्होंने दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसी के अकॉर्डिंग ये नाम दिया है। ठीक है, द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। कब से कब तक रहा ये पैलियोलिथिक पीरियड? ये 2 लाख साल से ले करके 12,000 साल तक रहा। ठीक है, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब ये जो इतना लंबा समय है, इस लंबे समय को आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो तीनों पीरियड्स हैं, इसी में जो मानव इतिहास का जो विकास का दर रहा, जो मानव इतिहास है, उसका 99% जो है ना, ये इसी पीरियड में कवर हो गया है पूरा। मतलब ये जो ना 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के आपका 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, इसमें पूरा ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर हो चुका है। तो अब समझिए कि पैलियोलिथिक पीरियड को आर्कियोलॉजिस्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर, मिडिल एंड अपर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आप स्कूल में, आपका स्कूल 1st से 12th स्टैंडर्ड तक आपका स्कूल है। ठीक है, उसमें आपके स्कूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। 1st से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को प्राइमरी में डिवाइड कर दिया जाता है, 6 to 8 को सेकेंडरी में कर दिया जाता है, एंड 9 से 12 तक के बच्चों को हायर सेकेंडरी में 3 पार्ट्स में कर देते हैं ना, ताकि सुविधा हो, है ना, कन्वीनियंस के लिए। तो इससे उसी तरीके आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पैलियोलिथिक पीरियड को, ये जो पाषाण काल था जिसमें कि स्टोन के टूल्स मिले हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि लोअर, मिडिल एंड अपर आता है। ठीक है, नाउ द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, मिडिल स्टोन। क्या है कि वो समय जबकि एनवायरनमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो टाइम कब से आता है? 12,000 से 10,000 साल के बीच का जो समय है, इसे जबकि एनवायरनमेंट में चेंज आने लगता है। ठीक है, इस समय को कहा गया है मेसोलिथिक, मतलब मिडिल स्टोन। ये मैंने बताया ना आपको, ये लोअर स्टोन पीरियड हो गया, ये मिडिल स्टोन हो गया, ये अपर स्टोन हो गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, यानी मिडिल स्टोन पीरियड। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब जो मेसोलिथिक पीरियड में, जो मिडिल एज में, जो मिडिल स्टोन में जो आपको टूल्स मिले हैं, जो स्टोन टूल्स मिले हैं, वो क्या है? बहुत छोटे छोटे मिले हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो नाम है, इसको बोला जाता है माइक्रोलिथ्स। ठीक है, छोटे, बहुत ही छोटे छोटे मिले हैं। Microliths were probably stuck on the handle of bone or wood to make tools such as saws and sickles. ठीक है, तो इनको क्या करते थे?
छोटे छोटे जो स्टोन होते थे इनको बोन या वुड के हैंडल में इनको फिट किया जाता था और इनसे टूल्स बनाए जाते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। और ऐसा नहीं था कि जब ये माइक्रोलिथ्स टूल्स आ गए तो जो पुराने टूल्स थे उनको छोड़ दिया गया, वो भी यूज़ में थे, उनको भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में जो छोटे छोटे टूल्स बनने लगे उनके साथ साथ जो पुराने टूल्स थे उनको भी जो पीपल थे वो यूज़ करते थे। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ क्या है, द नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद क्या स्टेज आ जाता है, फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ये आपने देखा ना कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो तक आपका रहता है ये लोअर, है ना, लोअर स्टोन एज या लोअर पैलोलिथिक पीरियड बोलिए। उसके बाद आ जाता है आपका 12,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आ जाता है मेसोलिथिक पीरियड और मिडिल स्टोन। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाता है फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द नियोलिथिक, इसे कहते हैं नियोलिथिक। ठीक है, या आप कहते हैं इसको अपर स्टोन एज। ठीक है बच्चे, इसके बारे में शायद आगे पढ़ना है आपको, तो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, बदलती जलवायु। तो इसमें देखते हैं क्या है। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world, with a shift to relatively warm conditions. In many areas, this led to the development of grassland. This is turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. That is, animal that survived on grass. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है, मतलब कि आपके इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा चेंज आया। 12,000 है ना, आज से 12,000 साल पहले जो हमारे जो दुनिया के इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसमें क्या बदलाव आया कि गर्मी बहुत बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है, आप देखोगे ना कि जब विंटर सीजन आता है तो आप देखना कि बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो घास सारे सूख जाते हैं बिल्कुल। तो जब गर्म प्रदेश होने लगा, जब जलवायु गर्म होने लगी तो बहुत सारे जगहों पे क्या होगा, घास वाले मैदान बनने लगे, घास उगने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जब घास ज़्यादा होने लगे, घास वाले मैदान ज़्यादा होने लगे तो उससे क्या हो गया कि ये जो ऐसे जानवर जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते हैं इनकी संख्या बढ़ने लगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. It is likely that this helped people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. Fishing is also became important. अब क्या हुआ कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब क्या हुआ कि जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जब इन्वायरमेंट बहुत गर्म हो गया तो उससे घास के मैदान हो गए, बहुत सारी जगह पे घास के मैदान होने लगे। तो उससे क्या हुआ कि ऐसे जानवर की संख्या बढ़ गई ना जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, जिसमें कि हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़, बकरी, गाय, है ना। तो लोगों जो लोग थे उस समय के जो अर्ली पीपल थे जो उनका हंटिंग करते थे वो इनको फॉलो करने लगे और इनको देखने लगे कि ये मतलब किस तरीके का इनका लाइफ स्टाइल है, किस तरीके का फूड हैबिट है, किस तरीके का ब्रीडिंग है, मतलब जो ये बच्चा जो देते हैं ना, प्रजनन का मतलब होता है जो बच्चा देते हैं, गाय, बैल, आपका बकरी, हिरण जो भी है, इनके बच्चे कैसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेने लगे उनको फॉलो करके। ठीक है, और फिर इन्होंने सोचा होगा फिर कि इनको तो पाला जा सकता है, इनको पालतू बनाया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना उनके लिए। और फिर उस समय क्या हुआ कि जो फिशिंग था, जो मछली पालन था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था उस टाइम पे आपका भोजन में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब इसी से यही जो सोच, जो अर्ली पीपल की जो सोच बदली, जो उनकी थिंकिंग बदली, वही रीज़न था कि फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ लोग बढ़ने लगे। ठीक है, जो लोग पहले हंटिंग करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, वो लोग अब फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ, मतलब कि खेती और पशुपालन की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally into different parts of the subcontinent. People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived. These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. Often, people protected these animals from attacks by other wild animals. This is how they become herders. ठीक है, तो अब क्या हो गया कि तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से, मतलब कि नेचुरली उगने लगे थे। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। मतलब कि नेचुरली जो अनाज हैं, जैसे धान है, ये आपका गेहूं है, जौ है, ये सब क्या है, नेचुरली उगने लगे। फिर उन लोगों ने क्या किया, जो उस समय के जो मेन वुमन और जो चिल्ड्रन थे, इन सब ने मिल करके उन अनाजों को बटोरना शुरू किया और उसको अपने लिए स्टोर करना शुरू कर दिया, है ना। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक है, जिस तरीके से जो नेचुरली जो अनाज उगने लगे थे, जो गेहूं, जौ और धान, ये सब जो नेचुरली उगने लगे, जैसे लोगों ने मिल करके उनको इकट्ठा करना शुरू किया, उनको अपने लिए यूज़ करने के लिए रखना शुरू किया। उसी तरीके से लोगों ने क्या किया कि जानवरों को भी इस तरीके से, तो उन्होंने खेती के बारे में, उनको खेती की तरफ उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। अब पशुपालन की तरफ कैसे उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया कि क्या करते थे वो लोग कि अपने घरों के आसपास चारा रख देते थे और जानवरों को आकर्षित करते थे उन्हें पालतू बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। तो सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया था? कुत्ते को। ठीक है, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कुत्ते को ये पालतू बनाया और उसके बाद बाकी जो जानवर थे, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, सूअर है, ऐसे जानवरों को भी अपने घर की तरफ आने के लिए वही घास रख करके और उनको भी अट्रैक्ट करने लगे कि वो भी घर की तरफ आएँ। ठीक है बच्चे, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों से इनकी सुरक्षा किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। तो आपने देखा ना कि कृषक कैसे बने, मतलब खेती स्टार्ट कैसे की उन्होंने, कि जो नेचुरली जो अनाज उगने लगे, जो वीट है, बार्ले है और आपका जो राइस है, ये जब नेचुरली ये उगने लगा खुद से ही, तो लोगों ने इसको फॉलो किया कि भाई ये कब उगता है, ये कब पकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को फॉलो किया। फिर उसके बीज को, उसके सीड्स को उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया और इस तरीके से वो जो है कृषि की तरफ, मतलब खेती करने की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, और इसी तरीके उन्होंने क्या किया कि जानवरों को, जिस जानवरों को पहले वो मार के खा जाते थे, उनको अब उन्होंने पालतू बनाना भी शुरू कर दिया। इसके लिए क्या करते थे वो कि अपने घरों के आसपास में घास डाल देते थे और जानवरों को आकर्षित करते थे, मतलब अट्रैक्ट करते थे, और इस तरीके से वो पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? चलिए फिर अब आगे देखते हैं कि क्या है। आगे है हमारा डोमेस्टिकेशन। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं, मतलब बसने की प्रक्रिया। अब जब लोगों ने खेती करना
शुरू कर दिया, जब लोगों ने जानवरों को पालतू बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो अब लोग नेचुरली है ना कि एक जगह बसना शुरू करेंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आज यहाँ घूमेंगे कल वहाँ घूमेंगे तो खेती कर लेंगे। तो अब धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि बसना, एक जगह बसना, स्थायी रूप से बसना शुरू किया। यही है डोमेस्टिकेशन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। is the name domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plant and animals. ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देख रेख करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब लोगों ने पौधे उगाने की प्रक्रिया जान ली, मतलब उन्होंने फॉलो किया ना कि कब ये जो सीड्स हैं ये कब बड़े होते हैं, किस सीज़न में कौन सा सीड्स बड़ा होता है, कब पकता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया। कब उन्होंने देखा कि कौन सा जानवर है जो कि हम पालतू बना सकते हैं, जो हमारे लिए डेंजरस नहीं होगा, है ना। तो ऐसे जानवरों को उन्होंने अपने आसपास बसने के लिए चारा डाल के आकर्षित किया कि वो आएँ हमारे आसपास, और उनको पालतू बनाना शुरू किया। तो ये जो मेथड था पौधे उगाने का और जानवरों की देख रेख करने का, मतलब उनको पालतू बनाने का, इस मेथड को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है, मतलब कि डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जिन पौधों का या जिन जानवरों का लोग, मतलब जिन पौधों को लोग उगाते थे या जिन जानवरों को लोग पालते थे, वो जो थे जंगली जानवरों से और जंगली पौधों से बिल्कुल अलग थे। क्योंकि लोग चूज़ करते थे कि उनको कौन सा प्लांट जो है वो उनको उगाना है और किस जानवर को उनको पालतू बनाना है। ऐसा नहीं कि सभी जितने भी धरती पे जितने भी उनको प्लांट्स दिखाई दिए सबको उगाना शुरू कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं था, और सभी जानवरों को पालना शुरू कर दिया। वो चूज़ करते थे कि कौन सा जानवर जो है वो भाई ऐसा डेंजर नहीं है, जो हमें अटैक नहीं करेगा, हमें नुकसान नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डोमेस्टिकेशन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हुई। For example, they selected those plants and animals that are not prone to disease. ठीक है, they also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. अब क्या होता था, इसका एक उदाहरण ले लीजिए, एक एग्जाम्पल लीजिए कि उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, मतलब जो जल्दी बीमार ना पड़ते हों, जल्दी ख़राब ना हो जाते हों जो प्लांट्स, है ना। तो इसमें क्या है कि यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। तो क्या करते थे वो, किस तरीके के प्लांट्स को चूज़ करते थे प्लांटिंग के लिए कि भाई जिनमें बड़े बड़े दाने वाले अनाज हों, है ना, जिसके जो डंठल हैं वो स्ट्रांग हो कि भाई जब अनाज उसमें लगे और जब वो पके तो जो डंठल है वो टूट के गिर ना पड़े, वो उसको संभाल सके, वो बहुत ही स्ट्रांग हो, है ना। तो इस तरीके के प्लांट्स वो यूज़ करते थे अपने खेती के लिए। और उनके जो बीज हैं, जो बीज वो कलेक्ट करते थे, कुछ तो वो मतलब अपने खाने में इस्तेमाल करते थे और कुछ को सीड्स के रूप में वो लोग प्रिजर्व करके रखते थे ताकि नेक्स्ट टाइम वो फिर से उसी तरीके से, जिस तरीके से मतलब खेती में उसको यूज़ कर सके, ताकि उनको अगेन जो है वो प्लांट जो है वो व्हीट, राइस, जौ, ये उनको प्राप्त हो सके, है ना, अपने खाने के लिए। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and the horn of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. अब यहाँ क्या है, जानवरों के बारे में देखिए क्या बताया जा रहा है कि वे लोग क्या करते थे कि उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है, जो चुना जाता था, मतलब कि जो आम तौर पर अहिंसक होते हैं, ठीक है, जो
भाई हिंसक ना हो, जो खतरनाक ना हो, जो डेंजरस ना हो, ठीक है, उन्हीं जानवरों को ये लोग चूज़ करते थे। लाइक जैसे गोट हो गया, जैसे आपका काऊ हो गया, ठीक है, हिरण हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे अलग होते चले गए, है ना, भिन्न होते चले गए। इसका एक मिसाल दिया गया है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। आप देखना, आपने देखा होगा कि जो भैंस एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके गांव में भैंस आपने देखा होगा, वो पालतू भैंस है तो उसके सींग को आप देखना, और एक जंगली भैंसा होता है भैंस, उसका सींग देखना, दोनों के सींग में बहुत अंतर होगा। जो पालतू भैंस होगा उसका सींग बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो जंगली होगा उसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनमें डिफरेंस आ गया। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began about 12,000 years ago. Virtually all the plants and animals produced that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बसने की जो प्रक्रिया है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। वैसा नहीं था कि ये जो डोमेस्टिकेशन जो है स्टार्ट हुआ तो सब जगह एक ही साथ स्टार्ट हो गया, एक जैसा स्टार्ट हो गया, नहीं, वो सभी जगह पूरी दुनिया में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हुआ और आगे बढ़ रहा था, ठीक है। यह करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में डाला था कि आज से 8,000 साल पहले हमें सुलेमान और किरथर में पहली कृषि का, है ना, फर्स्ट फार्मिंग के जो हमें प्राप्त होता है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, वहाँ से हमें वीट और जो बार्ले है उसके ये मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, है ना। तो ये कब से इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है ये 12,000 साल पहले से धीरे धीरे शुरू हुई। पहले लोगों ने फॉलो किया ना, पहले लोगों ने चीज़ों को फॉलो किया, देखा कि ये कैसे हो रहा है, उसके बाद उसको अपनाना शुरू किया। तो आगे देखते हैं कि वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं, है ना। सबसे प्राचीन फसल कौन से हैं, सबसे पुराने फसल कौन से हैं? गेहूं और जौ, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि 8,000 ईयर्स एगो में, है ना, कहाँ मिला था सबसे पहले, इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले थे? सुलेमान एंड किरथर, है ना, ये याद है आपको? चलिए, और उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते को, अभी पढ़ाया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। सबसे पहला जानवर था जिसे लोगों ने पालना शुरू किया था, और उसके बाद भेड़, बकरी और गाय वगैरह बाकी सब जानवर आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ, और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता, ठीक है। और उसके बाद आपके भेड़, बकरी, गाय ये सब आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चे। आप अपना बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा चैप्टर के नाम को ले करके, मैंने आपका कंफ्यूजन आई होप कि दूर कर दिया है। सो आप पूरे वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, एंड अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जो भी डाउट होगा उन सबको क्लियर करूँगी, ठीक है बच्चे। तो आगे के जो टॉपिक्स हमारे बचते हैं उनको ले करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक बाय बाय।